हेलो नमस्ते, मैं हूं मनीषा। वेलकम टू आरएस ओनली। नाउ ये क्वेश्चन कि मैं इंस्टीट्यूट से हेल्प लूं या फिर मैं खुद घर पे ही स्टडी कर लूं, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के साथ ये क्वेश्चन लागू होता है। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बेसिक फाउंडेशन क्या होता है? कंपटीशन। कंपटीशन किससे? आपके साथ वालों से। आप लोग सब किसी एक पोजीशन के लिए फाइट कर रहे हो। दैट मीन्स उस एक पोजीशन पर पहुंचना तो किसी एक को है। देयर इज ओनली वन पर्सन हु इज गोइंग टू सिट ऑन दैट वन चेयर, राइट? तो आपको बीट करना होता है, हराना होता है बाकियों को। ये कला आपको खुद सीखनी है या आपको कोई और सिखाएगा? क्वेश्चन यही होता है। ओके ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के साथ लागू होता है। आप नीट लोगे, जेआरएफ लोगे, यूपीएससी लोगे, आरपीएससी लोगे, एसएससी लोगे, जो जो भी एग्जाम के बारे में आप बात करो उसमें यही होना है, राइट? इनफैक्ट कुछ हद तक है ना, स्कूल कॉलेजेस में भी यही होता है। अगर टॉप करने की बात करनी है तो आपकी क्लास के सब लोग हैं जिनके खिलाफ आपको फाइट करना है, क्योंकि सब लोग तो टॉप कर नहीं सकते, टॉप किसी एक को करना है, राइट? तो कुछ लोग ट्यूशंस लेते हैं, कुछ लोग घर पे ही एक्स्ट्रा स्टडीज करते हैं, कुछ लोग एक्स्ट्रा क्लासेस में अलाइन हो जाते हैं। देयर आर सो मेनी वेज यू कैन डू दैट। यानी कि आप सबके पास में उस एक पोजीशन के पहुंचने के लिए एक ऐसी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जो वहां पर आपको पहुंचाए। नाउ द क्वेश्चन इज कि उस स्ट्रैटेजी तक आपको कौन पहुंचा रहा है? या तो आप खुद ही पहुंच रहे हो मेहनत करके, या फिर कोई और है जो आपको उस स्ट्रैटेजी को डेवलप करने में फैसिलिटेट कर रहा है। ठीक है, आज अपन इसी क्वेश्चन को एड्रेस करेंगे। मैं प्रोज एंड कॉन्स लेकर आई हूं कि आप कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ते हो तो क्या बेनिफिट्स हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं, और अगर आप सेल्फ स्टडी करते हो, घर पे बैठ के खुद ही पढ़ाई कर रहे हो, तो क्या बेनिफिट्स हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं। ठीक है, बट बिफोर दैट, उस ये सारी बातें करने से पहले मैं बताना चाहती हूँ कि अगर आपकी प्रिपरेशन थोड़ी बहुत भी हो गई है, अगर आपने एक पर्टिकुलर परसेंटेज ऑफ सिलेबस कवर कर लिया है, तो मेरे पास में कुछ पासेस हैं टू टेस्ट योरसेल्फ। नाउ ये टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉक एग्जाम्स देना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मॉक एग्जाम से आपको ये फील आ जाएगा कि मेरी एक्चुअली मैं किस लेवल पे हूँ, मेरी पढ़ाई किस लेवल पे है। ठीक है, एग्जाम का तरीका पहले ही देख लोगे तो जिस दिन एग्जाम फेस करोगे उस दिन स्ट्रेस थोड़ा सा कम होगा और प्रिपरेशन थोड़ी और रिफाइन हो जाएगी। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड, विच आई थिंक यू शुड बी, ओके, सिर्फ प्री एग्जाम्स के लिए आई हैव इन 399 रुपीज अनलिमिटेड टेस्ट। ये सब्जेक्ट टेस्ट भी हैं और मिक्स टेस्ट भी हैं। कभी भी दो, मैं तो कहती हूँ रोज का एक दो, एनालाइज करो अपने आप को, और जो टॉपिक्स गड़बड़ कर रहे हो उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ो, वापस से और पढ़ो और डेप्थ लेकर आओ। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि मैम सिर्फ प्री से थोड़ी काम चलेगा, ये तो सिर्फ क्वालिफाइंग ही है, मुझे एक्चुअली तो मेंस में गेम होने वाला है मेरा, तो उसके लिए भी है 799 रुपीज में प्री और मेंस के लिए आर एस पास प्रो अवेलेबल है। जितना लिखोगे उतना बेनिफिट है। 3 घंटे में ऑलमोस्ट 2300 शब्द तो लिखने ही लिखने हैं, इससे 150 ऊपर ही लिखने हैं। तो 3 घंटे में 2500 शब्द, और एक दिन में 6 घंटे एग्जाम होता है, यानी कि लगभग 5000 शब्द आपको लिखने हैं। तो अगर दिन की इतनी राइटिंग प्रैक्टिस नहीं है तो मेंस आप नहीं क्लियर कर पाओगे। वो प्रैक्टिस करना यहीं से स्टार्ट कर दो। अदरवाइज अगर कोई क्वेरी होती है कि मैम कैसे आंसर शीट्स मिलेंगी, कैसे सोल्यूशंस मिलेंगे, चेकिंग कैसे होगी, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फॉर्म है, गूगल फॉर्म, उसको फिल करो, सबमिट कर दो। मैम ये बहुत बड़ा सारा काम है, बहुत ज्यादा है, इतना नहीं करना, कोई बात नहीं। एक फोन नंबर भी फ्लैश कर रहा है, उस फोन नंबर पे कॉल करोगे, जो क्वेश्चंस पूछने हैं पूछो। द टीम इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट व्हेन इट कम्स टू आंसरिंग ऑल योर क्वेरीज। तो अपनी सारी क्वेरीज, अपने क्वेश्चंस जो भी हैं, वो सारे के सारे टीम से आंसर्स ले लो उनके। ठीक है, चलो अब टॉपिक अपन स्टार्ट करते हैं। तो सेल्फ स्टडी करनी है या फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट पे जाना है? ना कोचिंग इंस्टीट्यूट चूज कर, अगर मान लेते हैं कि आपने कोचिंग इंस्टीट्यूट चूज किया है कि भाई मेरे को तो कोचिंग में पढ़ाई करनी है, ओके, मेरे कुछ रीजंस हैं, अभी उनकी बात करते हैं अपन। उनसे ज्यादा कोई खास रीजन होते नहीं है, बेसिक रीजंस में बहुत बेसिक सा एनालिसिस लेकर आई हूँ, विल स्टडी दोस। नाउ आपने किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में एनरोल कर लिया, उसमें बहुत बेसिक सा क्वेश्चन आपको ये पूछना पड़ेगा कि आप कौन से लैंग्वेज के स्टूडेंट हो। अगर आप बचपन से लेकर आपने कॉलेज पूरा इंग्लिश मीडियम में किया है, तो किसी ऐसी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में आप एडमिशन ना ले लो जहां पर एक्चुअली पढ़ाई हिंदी में हो रही है, या फिर टिपिकल हिंदी मीडियम टीचर्स हैं और वो बस नोट्स बना देते हैं और उनका ट्रांसलेशन उनकी कंटेंट की टीम आपको करके दे देती है। वो इंग्लिश मीडियम पढ़ाई नहीं है। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स सिर्फ इंग्लिश में ही समझते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, शब्द होते हैं जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हिंदी में ही समझ सकते हैं। यहाँ ट्रांसलेशन का गेम नहीं आ सकता, यानी कि यहाँ पर टीचर्स भी वही होने चाहिए, अगर आप इंग्लिश मीडियम के हो, जो इंग्लिश मीडियम से खुद टीचर्स पढ़े हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इंग्लिश मीडियम से पढ़ी हुई हूँ, मैं इंग्लिश ही पढ़ाती हूँ, मैनेजमेंट पढ़ाती हूँ, तो मेरे जितने भी मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है वो सारी सारी इंग्लिश मीडियम में ही है। तो जब मैं पढ़ाती हूँ तो मैं कुछ ऐसे वर्ड्स यूज करती हूँ जो आप लोगों ने, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स ने स्कूल कॉलेजेस में यूज किए हैं, और वो इंग्लिश मीडियम फॉर्मेट में ही यूज किए हैं। ठीक है, राइट। तो पहला क्वेश्चन तो ये, तो अगर आपने कोचिंग इंस्टीट्यूट चूज किया है तो बी वेरी केयरफुल कि वहां पर जो मीडियम ऑफ टीचिंग है वो आपके अकॉर्डिंग है या नहीं, आपके अनुकूल है या नहीं।
ठीक है, तो अब अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्रोज ऑफ स्टडिंग एट ए कोचिंग इंस्टीट्यूट। अगर आपने कोचिंग इंस्टीट्यूट चूज किया है तो आपको फायदा क्या है उससे? एक नुकसान तो है मैम, फीस देनी पड़ती है। हाँ हाँ, किसी की हेल्प लोगे तो उसको पेमेंट तो करोगे ना उस हेल्प का, राइट? बट प्रोज के ऊपर देखते हैं। स्ट्रक्चर्ड सिलेबस कवरेज एंड अ प्रॉपर टाइम टेबल। आपकी रोज कुछ घंटे क्लासेस लगेंगी, 2 घंटे इस सब्जेक्ट की क्लास लग रही है, 2 घंटे उस सब्जेक्ट की क्लास लग रही है, हो सकता है घंटा भर आपकी किसी और सब्जेक्ट की क्लास लगे। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होती है, एक पर्टिकुलर फॉर्मेट, आपका दिन फिक्स हो जाता है कि इतना घंटा तो आपको ये पढ़ाया जाएगा, इतना देर आपको ये करना है, ये आपको और एक्टिविटी करनी है, और इन सब के दौरान आपका सिलेबस कब कवर हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, राइट? तो सिलेबस कवर करना इंपॉर्टेंट है, और सिलेबस कवर करने के जो तरीके होते हैं वो आपके टीचर्स अपने अकॉर्डिंग ही करवाते हैं। जैसा एग्जाम होता है पढ़ाई वैसी ही कराई जाती है। फॉर एग्जाम्पल मेरा इंग्लिश का कोर्स जो है उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस मैं देती हूँ बेसिक ग्रामर को, राइट? जो पार्ट बी में जो सेक्शन ए आने वाला है उसमें बेसिक ग्रामर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहले कवर कराऊंगी, उसके बाद में मैं आपको इडियम्स और फ्रेजल वर्ब्स और ये सब कवर कराऊंगी, क्योंकि ये ऑर्नामेंटल इंग्लिश होती है, इनको पहले ही कर लो, प्रैक्टिस कर लो, तो आप बाद में उनको अपने राइटिंग्स में भी यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ऐसे राइटिंग हो गई, रिपोर्ट राइटिंग हो गई, लेटर राइटिंग हो गई, राइट? तो आपका सिलेबस तो पूरा कवर होगा, ऐसा नहीं है कि मैंने कोई टॉपिक छोड़ देना है, नहीं, मैं सब इंग्लिश पूरी कवर कराऊंगी, बट मैं एक पर्टिकुलर फॉर्मेट यूज करूंगी, उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग अपन चलेंगे तो सिलेबस कवर इजीली भी हो जाएगा, आपको समझ में भी आ जाएगा, आप फॉलो भी कर पाओगे और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही है कि आपके सिलेबस का एक प्रॉपर फॉर्मेट बनता है, तरीके से सिलेबस कवर कराया जाता है, और आप एक प्रॉपर टाइम टेबल फॉलो करते हो पढ़ाई के लिए, राइट? नेक्स्ट आपका है एक्सपर्ट गाइडेंस एंड डाउट रेजोल्यूशन। आप पढ़ाई कर रहे हो, आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, क्लास चल रही है, यू रेज योर हैंड और आप क्वेश्चन पूछ लो और वहीं पर आपका डाउट रिजॉल्व कर दिया जाएगा। तो डाउट रेजोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप घर पे पढ़ाई कर रहे हो और आपको कोई एक पॉइंट है जो नहीं समझ में आ रहा, आपने यूट्यूब वीडियोस देख लिए, हो सकता है एक दो जगह पे आपको कुछ आइडिया तो लग गया हो कि अच्छा ये कहना क्या चाहते हैं, बट एक होता है अंडरस्टैंडिंग, इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग किसी टॉपिक की, वो आपको प्रॉपर फिजिकल क्लास के सेटअप में ज्यादा आसानी से मिलती है, इनफैक्ट वो बेटर मिलती है, ठीक है? तो पहली चीज तो ये, और दूसरी चीज एक्सपर्ट गाइडेंस। तो यहाँ जो पढ़ाने वाले हैं वो खुद नौसिखिए नहीं होते हैं, और मैं सिर्फ इसी इंस्टीट्यूट की बात नहीं कर रही हूँ, मैं हर कोचिंग इंस्टीट्यूट की बात कर रही हूँ जहाँ पर जो टीचर है, जो यहाँ पर पोडियम के पास में स्टेज पे आके खड़े होकर अगर पढ़ा रहा है कोई, तो देयर इज अ रीजन दे आर डूइंग दैट, देयर इज अ रीजन दे हैव बीन ब्रॉट हियर टू डू दैट, क्योंकि वो उस चीज में एक्सपर्ट हैं, ठीक है? तो हम सिर्फ सिलेबस कवर ही नहीं कराते हैं, हम ये भी कराते हैं कि भाई ठीक है, जो आपको जहां जहां कमी आएंगी ना हम उसको पहले ही एड्रेस कर लें, और अगर आप बाई चांस आपका कोई क्वेश्चन है भी तो उसका आंसर भी हाथों हाथ आपको मिल सके, राइट? किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में। नेक्स्ट, एक क्यूरेटेड स्टडी मटेरियल दिया जाता है और आप नोट्स बनाते हैं, यानी कि जो भी सब्जेक्ट है आपका सिलेबस कवर हो गया, यस, आप पढ़ लिए उसको, यस, लेकिन घर जाके भी तो पढ़ाई करोगे, यानी कि आपको एक प्रॉपर बुक लिस्ट दी जाती है, एक स्टडी मटेरियल दिया जाता है, उसमें आपकी सारी पढ़ाई ऑलरेडी लिखी हुई होती है, बुक फॉर्म में, एंगेजिंग होते हैं, कुछ डायग्राम्स वगैरह भी यूज किए जाते हैं, कुछ रेफरेंशियल फोटोग्राफ्स वगैरह भी यूज की जाती हैं, सो दैट आप पढ़ने में इंटरेस्ट आए, राइट? पढ़ने में इंटरेस्ट आना बहुत जरूरी है ना? और दूसरी चीज, जब आप क्लास अटेंड करते हो तो जो भी टीचर आपको कुछ पढ़ा रहा है या पढ़ा रही हैं, तो आप उस दौरान उसके नोट्स बना लेते हो। तो जब आप नोट्स बनाते हो तो आप एक तरह से डबल फाउंडेशन क्रिएट कर रहे हो, आपने सुन के देख, आपने सुन लिया समझ लिया, आपने देख लिया समझ लिया, आपने लिख लिया आपने समझ लिया, तो एक ही चीज, एक ही टॉपिक की आपने 3 टाइम्स स्टडी करी है, इससे बहुत हेल्प मिलती है, राइट? एंड नेक्स्ट, रेगुलर टेस्ट होते हैं, परफॉर्मेंस फीडबैक्स वगैरह दिए जाते हैं, एवरी संडे आरएस ओनली के ऊपर टेस्ट होते हैं, एवरी डे यहाँ पर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाती है, एटलीस्ट 1000 to 1500 वर्ड्स जो हैं वो आपको रोज लिखवाए जाते हैं, ये तो आपकी मजबूरी है, ये तो करना ही करना है, राइट? तो आपके पास में एक सेट टारगेट होता है, तो आपकी परफॉर्मेंस बढ़ती जाती है, और जैसे जैसे परफॉर्मेंस बढ़ती है उसका फीडबैक आपको भी दिया जाता है कि ठीक है, आपने फर्स्ट टाइम जब इस क्वेश्चन को आंसर लिखा था ना तो ये लिखा था, यहाँ थे, पर अब देखो यहाँ पर आ गए, तो यस, आप अपनी परफॉर्मेंस को ट्रैक कर सकते हो, आपको प्रॉपर फीडबैक दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट जो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा बेनिफिट है वो ये है, आपको अपने कंपटीशन का पता चल जाता है। आपके साथ में यहाँ पर 50 बच्चे, 40 बच्चे, 30 बच्चे, 20 बच्चे, जितने भी हैं, 100 बच्चे, कुछ कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में 100 बच्चे एक क्लास में होते हैं। पहली बात तो मुझे लगता है कि वो खास पढ़ाई नहीं कर रहे, फिर स्पेशली बैक बेंचर्स जो होते हैं, बट इस बारे में फिर कभी बात करेंगे। एक क्लास में जब इतने सारे स्टूडेंट्स होते हैं, या फिर एक इंस्टीट्यूट में अलग अलग क्लासेस में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, तो आपको ये पता चल जाता है कि कंपटीशन कैसा है, कितनी पढ़ाई एक्चुअली मार्केट में लोग कर रहे हैं, और मैं उस लेवल तक हूं या नहीं, मैं उससे बेटर हूं या मैं उससे कमजोर हूं, मुझे कहाँ इंप्रूवमेंट करना है। तो एक जो पीयर कंपिटिटिव एनवायरमेंट होता है उससे उसकी जानकारी मिलती है। जब आप घर पे होते हैं तो ये जानकारी से आप वंचित हो जाते हैं, राइट? पीयर कंपटीशन कैसा है,
इसके बारे में जानकारी आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में मिलती है, इसके बारे में जानकारी आपको घर पे नहीं मिलेगी। देयर इज नो पोल जो आपने घर पे कहीं पे बस यूट्यूब पे कहीं करवा लिया या फिर टेलीग्राम पे कहीं चेक कर लिया और आपको आंसर मिल जाए उसका, नहीं। ये तो आपको साथ में जो पढ़ रहे हैं आपके उन्हीं से पता चलता है। तो दिस इज एक्चुअली अ वेरी गुड बेनिफिट। दूसरी चीज, इंटरव्यू प्रिपरेशन वगैरह कराई जाती है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कराया जाता है, और ये तब होता है जब आप मेंस क्लियर कर लेते हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि इस पॉइंट के बारे में अपन फिर कभी बात करें। लेकिन हाँ, जब आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से अलाइन होते हैं तो वो सिर्फ प्री और मेंस की ही तैयारी नहीं करते हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो आपको स्टेज 3 के लिए भी रेडी करें, राइट? एग्जाम हो गया, एग्जाम का रिजल्ट अभी तक नहीं आया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको बोलेंगे कि सामान बांधो और घर जाओ, अगर पास हो जाओ तो यहाँ पर इंटरव्यू गाइडेंस लेने आना। ऐसा नहीं होता है, एटलीस्ट आरएस ओनली में तो नहीं होता है, ठीक है? तो अगर आपने एग्जाम दिया है, आप यहाँ एनरोल अगर हो गए हो, तो तीनों स्टेजेस की आपको तैयारी कराई जाएगी, ठीक है? तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। पढ़ाई में मन तो लगाना पड़ेगा ना, तो पढ़ाई को एंगेजिंग बनाना पड़ता है, पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाना पड़ता है, और वहां से आप जब पढ़ाई में मन लगाते हो तो आप डिसिप्लिन तरीके से पढ़ाई करते भी हो। यानी कि आपके दिन के कुछ ऐसे आवर्स फिक्स हैं, एक ऐसा टाइम पीरियड आपका फिक्स है, एक ऐसे सेट गोल्स आपके फिक्स हैं जो एवरीडे आपको करने हैं, और जब आप एवरीडे इन एक्टिविटीज को, इन गोल्स को कंप्लीट करते हो, इतनी पढ़ाई करते हो, तो आप एक डिसिप्लिन्ड कंसिस्टेंट वे में पढ़ाई कर रहे हो, और कंसिस्टेंसी हमेशा रिवॉर्ड करती है। वो आज नहीं करेगी, वो कल करेगी, वो 6 महीने बाद करेगी, वो 5 साल बाद करेगी, लेकिन कंसिस्टेंसी, मेहनत हमेशा रिवॉर्ड करती है, ठीक है? तो यहाँ जानबूझ के हम मेहनत करवा देते हैं, ओके, राइट? तो ये थे कुछ बेसिक बेनिफिट्स कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को चूज करने के, पढ़ाई करने के लिए। लेकिन कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स भी हैं, अगर आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हो तो कुछ नुकसान भी होने वाले हैं, और मैं ये कोचिंग इंस्टीट्यूट के चैनल पे खड़े होकर बोल रही हूँ। I might get reprimanded for that, but I will be very honest with you guys. पहली चीज, एक रिजिड शेड्यूल होता है और लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी होती है। अगर आप वर्किंग हो, अगर आप जॉब कर रहे हो, होम मेकर नहीं हो, या स्टूडेंट नहीं हो, आप कुछ ना कुछ साइड एक्टिविटी कर रहे हो, अर्निंग लाइवलीहुड, वट एवर बी द केस, तो फिक्स्ड टाइम शेड्यूल तो आपका गड़बड़ हो गया। यहाँ सुबह 9 बजे से क्लासेस लगती हैं, दिन में 3 बजे तक, अब तो गड़बड़ हो गई, क्योंकि ये तो वो टाइम पीरियड होता है जब आपका जॉब करने का होता है। तो आपका जो फ्लेक्सिबिलिटी आपको चाहिए कि मैं जब चाहूँ जब क्लास देख लूँ, जब चाहूँ मैं पढ़ाई करूँ, मैं नहीं कर पा रहा तो मैं उसको स्किप भी कर दूँ, हो सकता है मैं संडे को एक्स्ट्रा पढ़ाई निकाल लूँ, सैटरडे को मेरा 5 डे वीक होता है तो मैं सैटरडे को पढ़ाई निकाल लूँ। देयर आर सो मेनी कॉम्बिनेशंस। वो चीज़ आपसे कोचिंग इंस्टीट्यूट छीन लेगा, क्योंकि जिस दिन आप क्लास में नहीं आओगे, उस दिन जो पढ़ाई कराई गई है वो अगले दिन कोई आपके लिए अलग से रिपीट नहीं करेगा। द वर्ल्ड विल मूव ऑन एंड यू विल बी स्टक टू योर पोजिशन। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन इसका एक मेरे पास अच्छा सा सोल्यूशन है, आप ऑनलाइन क्लासेस में एनरोल कर लो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आरएस ओनली के बारे में भी सोच रहे हो तो ऑनलाइन यहाँ पर सिस्टम है कि अच्छा ठीक है, यहाँ पर क्लास चल रही है, लाइव आप पढ़ रहे हो, लाइव ऑनलाइन ऐप के ऊपर भी क्लास होती है। अगर आप उसको लाइव नहीं देखना चाहते हो या नहीं देख सकते हो, तो जब आपके पास टाइम मिले तब आप उन क्लासेस को एनरोल कर लो, तब आप उन क्लासेस को देख लो। लेकिन वहां पर भी जो एक लाइव वाली फीलिंग होती है कि मेरे को अभी अभी कोई डाउट आया है, मैंने अभी पूछा और टीचर ने मेरे को अभी आंसर कर दिया, वो चीज तो वहां पर भी लैक कर जाएगी, बट एटलीस्ट अगले दिन आपको पता होगा कि आपको क्या क्वेश्चन पूछना है, तो हो सकता है कि आप अगले दिन क्लास अटेंड कर पाओ, ठीक है? तो यस, दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स। दूसरी चीज, एडिशनल स्ट्रेस मिलता है अगर आप अपनी पढ़ाई को एक स्लो पेस पे रखना चाहते हो, और जनरली ये चीज उन स्टूडेंट्स ने फेस करी है, और ये चीज एक बार मैंने भी फेस करी हुई है। आई यूज्ड टू बी इन कॉलेज फर्स्ट ईयर। अगर आप फर्स्ट ईयर में हो तो आप कैट एग्जाम क्यों ही दोगे? नहीं दोगे ना, बिकॉज आपको थर्ड ईयर का रिजल्ट आना पड़ेगा, तब जाके आपका पीजीडीएम में एडमिशन होगा, एमबीए के लिए आईएम्स में एडमिशन होगा, राइट? तो हम कैट एग्जाम कब देते हैं? सेकंड ईयर जब आधा पर्दा निकल जाता है ना, तब देते हैं। 4-5 महीने रिजल्ट आने में लगता है, फिर इंटरव्यूज होते हैं, इतने में आपका थर्ड ईयर कंप्लीट हो चुका होता है, फिर आपको आईएम में जाने का मौका मिलता है, या दूसरे उन कॉलेजेस में जो कैट एग्जाम का रिजल्ट अप्रूव करते हैं। थर्ड ईयर में आप एग्जाम देते हो, फर्स्ट ईयर में तो नहीं, लेकिन मैंने फर्स्ट ईयर में कोचिंग ज्वाइन कर ली थी। कोचिंग का नाम तो मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन मैंने कैट एग्जाम के लिए, कैट की प्रिपरेशन के लिए कोचिंग ज्वाइन की थी। अब उसमें प्रॉब्लम ये होती थी कि मेरे साथ में जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ते थे ना, वो सारे के सारे वो थे जो थर्ड ईयर में थे, एंड दे वर ब्रिलियंट एट इट। वो कैलकुलेशंस, क्वांट की प्रिपरेशन, एलआर, डीआई, डीएस, वो इतनी शानदार तरीके से करते थे। इवन देयर इंग्लिश वाज बेटर देन मी, व्हिच वाज वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी। हाँ, उस टाइम भी मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी हुआ करती थी, एंड इट यूज टू मेक मी फील कि यार मैं तो बहुत कमजोर रह गई यार, मेरे से तो नहीं होगा। जबकि मुझे ये चीज पता थी कि मुझे तो वैसे भी 2 साल और मिलेंगे पढ़ाई करने के, ये तो ऑलरेडी मेरे से आगे हैं सारे के सारे, ये तो थर्ड ईयर में है, राइट? इनको कैट एग्जाम अभी लिखना है नवंबर में, और इनका एडमिशन होना है, इनको जाना है पीजीडीएम करने के लिए, तो दीज आर गोइंग टू बी गॉन, दिल गो अवे। ये मेरे से बड़े हैं, ये मेरे से 2-3 साल बड़े हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते थे जो ड्रॉप करके पढ़ते थे, यानी कि उनका कॉलेज हो गया, अब उन्होंने 1 साल गैप लिया है, उसमें कैट की तैयारी कर रहे हैं, फिर वो एमबीए में एडमिशन लेंगे। तो दे यूज्ड टू बी टेक्निकली माय सीनियर्स,
लेकिन मन में एक वो बात आती थी कि मैं इनसे कमजोर तो नहीं रह जाऊंगी। और ये डर जो होता है ये स्पेशली उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए होता है जो अपने कॉलेज के दौरान पढ़ाई कर रहे होते हैं। कॉलेज का एंड है वो नहीं, या कॉलेज ड्रॉप करके कर रहे हैं वो नहीं, जो कॉलेज के बस अभी एंटर हुए हैं या फिर 11th-12th के स्टूडेंट्स हैं और वो तैयारी कर रहे हैं। जैसे मेरा छोटा भाई है, वो आई थिंक ही वाज इन 11th स्टैंडर्ड जब उसने रेजोनेंस कोचिंग ली थी और आईआईटी आईएम सॉरी हाँ आईआईटी के लिए ट्राई किया था एंड ही वाज ब्रिलियंट एट इट, ठीक है। लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है उसने भी मुझे बोला था कि मेरी क्लास में जो भी स्टूडेंट्स हैं ना वो सारे के सारे मेरे से बहुत आगे हैं। भैया वो सारे के सारे ऑलरेडी 12th क्लियर करे हुए हैं, ड्रॉप करे हुए हैं, राइट। लेकिन वो वही चीज होती है स्टूडेंट के माइंड में कब क्या चीज आ गई पता भी नहीं चलता। तो ये एक हो सकता है कि आपके मन में ये बात आए कि भाई मेरे को तो कंपटीशन से बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है, वो तो बहुत आगे हैं, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, राइट। थर्ड पॉइंट, पोटेंशियल ओवर रिलायंस एंड रिड्यूस्ड इंडिपेंडेंट थिंकिंग। ये मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप जब करंट अफेयर्स कर रहे हो तो आपको ओपेड्स पढ़ने चाहिए, आर्टिकल्स पढ़ने चाहिए, आपको एडिटोरियल्स पढ़ने चाहिए। आप चाहे जिसने भी जो लिखा हुआ है उस एडिटोरियल में, चाहे आप इमोशनली या मेंटली उस पॉइंट से कनेक्ट करें, अग्री करें या ना करें, वो प्रॉब्लम नहीं है, वो पॉइंट नहीं है। पॉइंट ये है कि आप खुद की क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप कर सको। अगर आप सिर्फ और सिर्फ कोचिंग के करंट अफेयर्स के ऊपर रिलाई करोगे तो आप खुद की क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप नहीं कर पाओगे। और जनरली मैंने नोटिस किया है इंटरव्यू स्टेज पे इसका नुकसान हो जाता है, क्योंकि आप किसी और के सिखाए हुए शब्द बोलते हो तो आपके अंदर कन्विक्शन की कमी होती है। और जो लोग इंटरव्यू ले रहे हैं वो इतने शार्प और इतने एक्सपीरियंस्ड होते हैं कि वो उस लैक ऑफ कन्विक्शन को पकड़ लेते हैं। वहां आपको नुकसान हो सकता है, वहां मुझे भी नुकसान होया हुआ है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। मतलब मेरी सारी बातें ना एक्चुअली एक्सपीरियंस से आ रही हैं, ठीक है। ये जैसे मुझे कई स्टूडेंट्स बोलते हैं मैम ग्रे हो रहे हैं आपके बाल, प्लीज कलर कर लो, ये ऐसे नहीं हो गए हैं, आई एक्चुअली एम ऑफ द एज, ठीक है। ओके नेक्स्ट, हाँ तो हो गया अपना पोटेंशियल, जो आपको इंडिपेंडेंट थिंकिंग है उसमें रिडक्शन हो सकता है और ओवर रिलायंस कर सकते हो आप अपने टीचर्स के ऊपर कि आप ही बता दो मुझे तो क्या पढ़ना है, क्या सोचना है इस टॉपिक के बारे में, एंड आई विल डू दैट कुड बी डेंजरस फॉर यू, ठीक है। नाउ अगर आप खुद स्टडी कर रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो उसके भी कुछ बेनिफिट्स हैं, ठीक है। सबसे पहले बेनिफिट्स की बात करेंगे। आई एम अ वेरी पॉजिटिव पर्सन, मैं पहले अच्छी बातें करती हूँ, बाद में जाके मैं झटका दे देती हूँ, ठीक है। तो पहले अच्छी बातें कर लेते हैं। अगर आप खुद स्टडी कर रहे हो तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि आपके पास में टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी है और पर्सनल स्पेस है, पर्सनल पेस है। यानी कि आपकी पेस का मतलब क्या होता है? पेस वर्ड का मतलब होता है स्पीड, ठीक है। आपकी खुद की पढ़ने की एक स्पीड है। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो बहुत जल्दी किसी सब्जेक्ट को ग्रैब कर जाते हैं और कुछ दूसरे सब्जेक्ट्स होते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो टाइम लेते हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट वो टाइम आपको नहीं देगा। अगर हमारे पास में एक पर्टिकुलर शेड्यूल है कि हमें इतने दिनों में ये टॉपिक फिनिश करना है तो हम उसको समझा देंगे, हमारी तरफ से वो काम डन एंड डस्टेड होगा। वो मेहनत आपको करनी है कि आप उसको कैच कर पाओ। लेकिन अगर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो नहीं कैच कर सकते तो यहाँ पर उनके लिए काफी अच्छा मौका है कि वो अपनी स्पीड में, अपने हिसाब से, अपनी मर्जी से, अपने तरीके से, जब उनको टाइम मिले फ्लेक्सिबिलिटी के अनुसार, वो उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। तो दैट इज एक्चुअली अ गुड बेनिफिट, राइट। नेक्स्ट, कस्टमाइज स्ट्रेटजी बेस्ड ऑन सेल्फ असेसमेंट। अगर आप पढ़ाई खुद कर रहे हैं तो खुद करते करते कुछ दिनों में, कुछ मैक्सिमम कुछ हफ्तों में आपको पता चल जाएगा कि आपको पढ़ाई कौन से सब्जेक्ट की कैसे करनी है, कितनी करनी है, कितनी डेप्थ में इसके साथ जाना पड़ेगा, किस तरीके के क्वेश्चंस पहले आ चुके हैं, मुझे किस टॉपिक को कितना पढ़ना है, कहाँ से सोर्स करना है, ये सब कुछ, राइट। तो अब आप अपनी स्ट्रैटेजी, जो भी तरीके से आप पढ़ना चाहते हो, आपको सक्सेस पाने के लिए जो एक फॉर्मूला फॉलो करना है, वो आप खुद अपने हिसाब से डेवलप कर सकते हो, क्योंकि आपने ऑलरेडी इस सब्जेक्ट के ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर इतनी मेहनत करी कि आपको पता है कि आप इसको कैसे तोड़ सकते हो, राइट। तो आप अपनी खुद की पर्सनलाइज स्ट्रैटेजी बना सकते हो। यहाँ पर आपके लिए, सबके लिए एक क्यूरेटेड सिस्टम होता है, उसको फॉलो करोगे, यस यू विल हैव एन एज ओवर अदर्स। लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि नहीं मैं तो खुद ही अपने हिसाब से कर लूंगा, मेरे को तो खुद ही मेहनत करनी है, तो वो भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। और वो खुद अपने हिसाब से कस्टमाइज करोगे तो उसका भी अपना अच्छा खासा बेनिफिट होता है। ओके नेक्स्ट, नो डिस्ट्रैक्शंस फॉर पीयर। ये उन लोगों के लिए है जिनको लगता है कि मेरा जो कंपटीशन है वो मेरे से बहुत आगे है, और वो आपका मोटिवेशन खींच लेता है, मोटिवेशन छीन जाता है आपसे, आपकी कंसिस्टेंसी टूट जाती है, आप उदास हो सकते हो, डिजेक्टेड फील कर सकते हो। तो वो चीज यहाँ पर नहीं आएगी। लेकिन अगेन आपको फिर पता भी नहीं चलेगा कि कंपटीशन है कहाँ, कितना कंपटीशन है, क्या स्टैंडर्ड है उस कंपटीशन का, ठीक है। तो दोनों बातों में एक साथ बता रही हूँ। नाउ नेक्स्ट, सेल्फ रिलायंस हेल्प्स इन डेवलपिंग ओन व्यूज। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि अगर आप खुद तैयारी कर रहे हो, खुद पढ़ाई कर रहे हो, तो कुछ टॉपिक्स के ऊपर खुद के व्यू पॉइंट्स डेवलप हो जाते हैं। खुद आप अपना कंटेंट तैयार करते हो तो खुद के आपके कुछ अंडरस्टैंडिंग होती है, कुछ फाउंडेशंस तैयार हो जाती हैं। ये इंटरव्यू स्टेज में आपको हेल्प करती हैं, और इंटरव्यूअर जो होंगे, जो पैनल होगा, वो आपको पकड़ भी नहीं पाएगा, क्योंकि ये खुद का आपका व्यू होगा। वो उस व्यू से अग्री करें चाहे ना करें, दैट इज इममटीरियल, वो अलग बात होती है। प्रोवाइडेड आप में इतनी कन्विंसिंग पावर होनी चाहिए, आप में खुद में भी खुद को कन्विंस करने की भी आर्ग्यूमेंट होनी चाहिए, पावर होनी चाहिए, ठीक है। तो आप खुद के व्यूज डेवलप कर सकते हो, कोई आपको फोर्स फीड नहीं करेगा कि आपको तो यही मानना है। दैट इज वन बेनिफिट। नेक्स्ट,
आप डिसिप्लिन डेवलप कर सकते हो और खुद की टाइम मैनेजमेंट स्किल्स भी डेवलप कर सकते हो। अगर आपको रात को पढ़ना पसंद है तो कोचिंग तो रात को नहीं चलेगी, कोचिंग तो एक सेट टाइम पे चलेगी, है ना। कोचिंग तो दिन में चलेगी, सुबह चलेगी, इवनिंग क्लासेस हो सकती हैं, बट रात को मेरे को तो फॉर एग्जाम्पल ये मेरे साथ बात लागू होती थी। मैं 2 घंटे कैट की कोचिंग करती थी और वो मेरे लिए एक ऐसा टाइम था जब मैंने वाकई में घर से बाहर निकल के टेक्निकली कंपटीशन में पढ़ाई करी थी। ठीक है, स्कूल कॉलेज तो सभी जाते हैं, बट वो कुछ पहली बार ही हुआ था जिसमें है ना 500-400 बच्चे एक साथ होते थे एंड दे यूज्ड टू स्टडी एंड आई यूज्ड टू स्टडी विद देम एंड ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम वर माय सीनियर्स। ठीक है, तो ये चीज मैंने नोटिस करी वहां पर कि जब मैं खुद पढ़ाई करती थी, ठीक है, मैं खुद पढ़ाई करती थी तो मैं अपने टाइम के हिसाब से खुद अपना टाइम मैनेज करती थी। मुझे दिन में कॉलेज जाना है, शाम को आई यूज्ड टू गो स्विमिंग और फिर खेल कूद करना, मस्ती करना, लेकिन रात को मैं 11:30-12 बजे डिनर वगैरह करने के बाद में 11:30-12 बजे किताब लेके बैठती थी। मैं 3-4-5 बजे तक भी पढ़ती थी और अगर ज्यादा सुबह हो जाती थी तो फिर मैं कॉलेज ऑफ कर देती थी कि मैं आज कॉलेज नहीं जा रही। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू कैन डेवलप ऑन योर ओन। आप अपना खुद का टाइम मैनेजमेंट कर सकते हो, आप खुद अपना डिसिप्लिन डेवलप कर सकते हो। मुझे कैसे पढ़ाई करनी है, कितनी पढ़ाई करनी है, मुझे रिटन नोट्स बनाने हैं, डिस्क्रिप्टिव नोट्स बनाने हैं, मुझे आज टेस्ट देना है, व्हाटएवर बी योर केस। ठीक है, तो आप खुद अपने हिसाब से इस चीज को डेवलप कर सकते हो। आई होप ये समझ में आया हो। अब अपन कुछ ऐसी बात कर लेते हैं कि भाई सेल्फ स्टडी करने का कुछ रिस्क भी है, कुछ नुकसान भी है। वो रिस्क और वो नुकसान क्या है? मुझे ऐसा लग रहा है देयर इज समथिंग ऑन माय फेस। ओके, सबसे बड़ी बात तो आप एक स्ट्रक्चर्ड गाइडेंस खो देते हो। किस सब्जेक्ट में किस टॉपिक को कितनी वैल्यू देनी है, कितनी पढ़ाई करनी है, उसके अलावा किस सब्जेक्ट को कितनी ज्यादा बार आपको रिपीट करना है, कितनी डेप्थ तक पढ़ना है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे टाइम मैनेज करना है, कौन से सब्जेक्ट्स या कौन से कॉम्बिनेशंस बनाओगे आप टॉपिक्स के कि आपका क्लियर करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। देयर आर सो मेनी थिंग्स जिनके ऊपर आपको एक स्ट्रक्चर्ड गाइडेंस की जरूरत होती है। कोई और आपको बता देता है तो वो काम आसान हो जाता है, राइट। आपने बहुत सारा टाइम अपना बचा लिया। ये आपको घर पे कोई नहीं देगा, ये आपको कोचिंग्स में मिलेगा, ये आपको काउंसलिंग से मिलेगा। अगर आप ये खुद करना चाहते हो तो इसमें हफ्तों निकल जाते हैं, मैंने निकाले हैं हफ्ते, मुझे पता है। ठीक है, तो ये चीज आपको एक नुकसान कर सकती है सेल्फ स्टडी में। दूसरी चीज, रिस्क ऑफ मिसिंग की एरियाज। कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट नहीं है और उनके अंदर हर साल एक दो क्वेश्चन आए हैं। वो मुझे इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं लगते, क्यों? क्योंकि पहली चीज तो ये कि मुझे समझ में नहीं आते वो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं खुद का एग्जाम्पल दूं तो हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मुझे सच में पसंद नहीं है, मुझे सच में समझ में भी नहीं आता। ठीक है, लेकिन हिस्ट्री में से बल्क क्वेश्चंस बहुत आते हैं। 10-12 क्वेश्चंस तो बेसिक आर्ट एंड कल्चर में से आ जाएंगे, जिसमें से 7-8 क्वेश्चंस तो राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर में से आएंगे। तो ये कैसे मैनेज होगा? मैं जानती हूँ कि मेरे मन में ये डर है कि मुझसे हिस्ट्री नहीं होती, तो मैं हिस्ट्री को थोड़ा अवॉइड करके चलती हूँ। लेकिन अगर मुझे कोई बता ही देगा कि भाई ये पढ़ना है, यहाँ से पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, इनको ऐसे प्रैक्टिस कर लो, ये जानकारी आपके लिए बेसिक जरूरी है, तो हिस्ट्री मैनेज हो जाएगी, मुझसे तो हो जाएगी। मैंने कभी करी ही नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी नहीं कर पाओगे, राइट। लेकिन मैंने ये काम फिर ज्योग्राफी में कर लिया था और अब ज्योग्राफी मेरी बहुत अच्छी है, लेकिन उसको मैं क्या करूँ? ठीक है, तो ये चीज आपको घर पे नुकसान कर सकती है, सेल्फ स्टडी में नुकसान कर सकती है। आप कुछ की एरियाज को मिस कर सकते हो, या फिर कम स्ट्रेस दोगे तो फिर आपको क्वेश्चंस का नुकसान हो जाएगा, मार्क्स का नुकसान हो सकता है। या फिर आप कुछ ऐसे टॉपिक्स के ऊपर ज्यादा जोर दे रहे हो जो एक्चुअली की एरियाज नहीं है। अब वो क्यों कर रहे हो? क्योंकि या तो हो सकता है आपका पीवाईक्यू एनालिसिस जो है, प्रीवियस क्वेश्चंस का जो एनालिसिस है वो गलत हुआ हो, या फिर आपको उन टॉपिक्स को पढ़ने में इंटरेस्ट ज्यादा आ रहा है, तो आप अदरवाइज लालच कर रहे हो कि मैं थोड़ा देर इसको पढ़ लेता हूँ, इट्स गिविंग मी अ डोपामिन शूट। क्यों? क्योंकि मुझे अच्छे से आ रहा है, तो मेरा माइंड ये कह रहा है कि अरे वाह तेरे को तो बहुत बढ़िया पढ़ाई आती है, करते जा। तो वो भी नुकसान हो सकता है। एंड नेक्स्ट, डिफिकल्टी इन सेल्फ इवेल्युएशन। अगर आप घर पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, एमसीक्यूज कर रहे हो या फिर आंसर राइटिंग कर रहे हो, तो चेक कौन कर रहा है? चेक भी खुद ही कर रहे हो, तो फिर मार्क्स किस हिसाब से दोगे? इंप्रूवमेंट कैसे आएगा? फीडबैक कहाँ से मिलेगा? ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है कि आप नुकसान खा जाओ। ठीक है, तो सेल्फ इवेल्युएशन की डिफिकल्टी आपको हो सकता है फेस करनी पड़े। नेक्स्ट, अगेन द सेम थिंग, आंसर राइटिंग का फीडबैक आपको कौन देगा? आंसर राइटिंग का फीडबैक आपको कहीं से नहीं मिल पाएगा। नेक्स्ट, हायर चांस ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन और लैक ऑफ मोटिवेशन। घर पे पढ़ाई करते हो तो कभी कभी मन करता है कि यार आज मेरे को नैप लेने का मन है, आज तो थकावट हो रही है, या फिर घर पे हैं सारे कजन्स वगैरह, सब फ्रेंड्स वगैरह मिलके धुरंधर मूवी देखने जा रहे हैं, यार वो 4 घंटे लंबी है, ब्रिलियंट मूवी, मजा आ गया देख के, लेकिन वो 4 घंटे लंबी है, 4 लॉन्ग आवर्स। ठीक है, तो 4 घंटे तो पिक्चर है, उसके अलावा 10-12 मिनट की इंटरमिशन होगी, हो सकता है आधा पौन घंटा आपका ट्रैवल में चला जाए, फिर थोड़ा बहुत उसकी तरफ भी मूड बना रहता है। जब मूवी देख के आ गए तो भी मूवी ही दिमाग में घूम रही है, या फिर मूवी देखने जाने वाले हैं तो मूड होता है कि भैया आप तो ठीक है मूवी देखने चलेंगे ना, उसके बाद में पढ़ाई कर लेंगे, राइट। तो आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, यानी कि आप काम से चोरी करने लग जाते हो, आप अपने काम को, जो आपको काम एक्चुअली करना है, उसको डिले करने लग जाते हो। ठीक है, तो ये बहुत डेंजरस हो सकता है। यहाँ पर आपकी कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको रोक लेंगे, क्योंकि फिक्स क्लासेस होंगी, आप उनको नहीं छोड़ पाओगे, छोड़ोगे तो नुकसान होगा और आपको पता है कि वो नुकसान होगा, तो आप अपना प्रोक्रेस्टिनेटिंग एक्टिविटी जो है
वो नहीं करोगे, मोटिवेशन बना रहेगा। क्यों? क्योंकि आपका सिलेबस कवर होता रहेगा। तो धुरंधर देखनी हो तो संडे को चले जाओ, ठीक है? ओके, नेक्स्ट, लैक ऑफ पीयर लर्निंग और कंपटीशन। अगेन, घर पे होगे तो कंपटीशन कैसा है, कहाँ है, कितना है, ये कौन बताएगा? कोई नहीं बता पाएगा। तो ये आपको नुकसान हो सकता है। आपको लगेगा कि आपने बहुत अच्छी पढ़ाई कर ली, बहुत बढ़िया चल रहा है सब कुछ, लेकिन एक्चुअली कंपटीशन थोड़ा सा हायर लेवल पे है, ये कौन जानकारी देगा? है ना, ये प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट, लिमिटेड एक्सपोजर टू एग्जाम टेम्परामेंट। द सेम थिंग कि कंपटीशन कैसा है, कंपटीशन किस तरह से एग्जाम को डील कर रहा है, कैसे टॉपिक्स कैसे डील किए जाते हैं, टीचर्स कैसे हैंडल कर रहे हैं, टेम्परामेंट क्या है, ये सब कुछ आपको घर पे कोई नहीं बताएगा, है ना? लाइब्रेरीज में जाओगे, पढ़ाई करोगे, इट्स एक्चुअली अ गुड थिंग कि आप खुद पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन उसके कुछ नुकसान है, उनमें से एक नुकसान, ये बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। एंड लास्टली, इट रिक्वायर्स एक्सट्रीम सेल्फ डिसिप्लिन एंड प्रायर फाउंडेशन। प्रायर फाउंडेशन, अगर आपने पहले से पढ़ाई कर रखी है, सब्जेक्ट्स की आपको जानकारी है, आप BA MA करे हुए हो, तो कुछ बेसिक आपके पास में नॉलेज ऑलरेडी है, तो आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो। लेकिन इसके लिए आपको बहुत हाई लेवल का सेल्फ डिसिप्लिन चाहिए, और ये बहुत एनर्जी कंज्यूम करता है। डिसिप्लिन बहुत बहुत एनर्जी कंज्यूमिंग एक्टिविटी होती है। आपका माइंड एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहता, स्पेंड नहीं करना चाहता, रादर वेस्ट सही वर्ड नहीं है, आपका माइंड एनर्जी को स्पेंड नहीं करना चाहता। एनर्जी बहुत महंगी है, ओके, और मैं ऑयल और गैस की बात नहीं कर रही, ओके, एनर्जी इज वेरी कॉस्टली फॉर यू, और एनर्जी को स्पेंड करना मतलब माइंड का लेथार्जिक हो जाना, तो वो एनर्जी को स्पेंड करने से बचता है, इसीलिए हम मेहनत से चोरी खाते हैं, हम मेहनत नहीं करना चाहते, ओके। तो अगर डिसिप्लिन पाने के लिए आपको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, आपकी सारी एनर्जी, ज्यादातर एनर्जी यही खर्च हो जाएगी, तो अब पढ़ाई करने के लिए एनर्जी नहीं बचेगी, और माइंड बोलेगा थोड़ा सोना जरूरी है, आई नीड अ नैप, आई नीड अ ब्यूटी स्लीप, ठीक है? तो प्लीज टेक केयर, आप जो भी डिसीजन ले रहे हैं, इट्स कंप्लीटली गोइंग टू बी योर डिसीजन, कोई आपको फोर्स नहीं करेगा कि ये करना है या ये करना है, दोनों ऑप्शंस आपके सामने हैं, मैंने दोनों के प्रोज एंड कॉन्स बहुत ईमानदारी से आपके सामने रखे हैं। हो सकता है मैनेजमेंट से बात करनी पड़े थोड़ी देर में, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट्स गुड फॉर यू। कोचिंग इंस्टीट्यूट लेते हो तो सोच समझ के लो, कोचिंग कौन से मीडियम में ले रहे हो, इंग्लिश या हिंदी, डिपेंड करता है आपकी बचपन से पढ़ाई कौन से मीडियम में हुई है। एंड नेक्स्ट, अगर सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो तो कुछ बेसिक आपके पास में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए पॉइंट्स की, जो मैंने आज आपको दे दी। चलो फिर किसी सेशन में मिलते हैं, और प्लीज कंसिडर योरसेल्फ, टेस्टिंग योरसेल्फ। मेरे पास पासेस अवेलेबल हैं, दीज पासेस आर एक्चुअली चीपली अवेलेबल। अगर मार्केट में जाओगे तो पहली बात तो क्वालिटी इज नॉट दैट गुड, और यहाँ पर सारे के सारे एग्जाम्स बहुत मेटिकुलसली डिजाइन किए हैं, इंग्लिश में मेरा खुद का कॉन्ट्रीब्यूशन है, मैनेजमेंट, ऑल दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो इसको कंसिडर करो। कोई और क्वेरी होती है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फोन नंबर है, गूगल फॉर्म है, जो चूज करना चाहो चूज करो, और टीम से अपने सारे क्वेश्चंस के आंसर पालो, ओके? चलो, आई विल सी यू इन सम अदर सेशन, कुछ और बात करते हैं, कुछ बेसिक मोटिवेशन लेकर आती हूँ मैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।